नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो जनजी के आंदोलन के बाद बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश क्या अब बदल रहा है, देश में क्या अब बदलाव आने शुरू हो गए हैं, या फिर देश बदलेगा, या कुछ दिनों बाद वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाएगी। कुल मिलाकर मोदी सरकार के 12 साल हो गए हैं शासन करते हुए, और 12 सालों में 12 बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं जो 12वें साल में आए हैं। 12वें साल में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना। इससे पहले कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ था, और राजनाथ सिंह की बात पर अमल करती हुई सरकार नजर आ रही थी कि ये बीजेपी है, यहां इस्तीफे नहीं होते लेकिन इस्तीफा होता है। पहली बार जनरेशन जी पिछले 12 साल में या कोई भी बड़ा आंदोलन सड़क पर इस तरह से आता है कि 36 दिन के अंदर सरकार को हिलाकर रख देता है। पूरे देश में एक आंदोलन का विस्तार होता है। देखिए, किसान आंदोलन भी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से और हरियाणा तक सीमित था मोटे तौर पर, लेकिन यहां तो जंतर मंतर देश के करीब करीब 30 शहरों में जंतर मंतर देखे गए। तो ये पहली बार हुआ। तीसरा, बीजेपी जिस राम मंदिर के सहारे सत्ता में आई थी, जिस राम मंदिर के सहारे वो अपने आप को हिंदुत्व का एक तरह से प्रहरी बताती रही, उस पर चोट पड़ी पहली बार 12वें साल में मोदी सरकार के, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सामने आया, जिसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे। ये बात खुलकर सामने आई। संघ परिवार बैकफुट पर आया, ये बात खुलकर सामने आई। चौथा, इस 12वें साल में हुआ जब मोदी विदेश यात्रा पर गए और वहां के मीडिया ने डायस्पोरा को लेकर कि चार्टर जहाज में लाए जाते हैं, भारत से पहले ही कलाकारों को भेज दिया जाता है, इस तरह से मीडिया ने, वहां के विदेशी मीडिया ने मजाक उड़ाना, मजाक के अंदाज में मोदी जी को सामने पेश करना शुरू किया। इससे पहले पिछले 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हम जानते हैं। पांचवा, पहली बार हुआ 12 साल में कि प्रधानमंत्री विदेश गए हों और उनसे सिलसिलेवार लगातार 3 देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उससे पहले नॉर्वे में, पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। कहीं डायरेक्ट पूछा गया, कहीं विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों से पूछा गया, कहीं पत्रकार ने जो पीस टू द कैमरा करता है अपनी रिपोर्ट के अंत में, उसके जरिए पूछा। ऐसा पहली बार हुआ। छठा, पहली बार हुआ कि 2-3 मंत्रियों के खिलाफ खबरें सुर्खियों में आई। राजस्थान से जो कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, वो खीरा 99 लाख की सब्सिडी का मामला सामने आया और उनको सब्सिडी 99 लाख की वापस करनी पड़ी। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था, तो फिर ये सब्सिडी वापस करने की क्या जरूरत थी। भूपेंद्र यादव, उनका 4 लोगों का निजी स्टाफ जिस ढंग से हटाया गया, उसको लेकर सवाल पर सवाल उठते रहे। हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल से उनके संबंध होने की बात सामने आई। पहली बार 12वें साल में हुआ जब बीजेपी शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर जमीनखोरी का सनसनीखेज आरोप लगा। 8वां, मोदी की छवि पर कहीं ना कहीं असर पड़ा, चाहे वो राम मंदिर के कारण हो, जनजी के कारण हो, या फिर उनकी विदेश नीति के कारण हो, या वो विदेशों में जो उनसे सवाल पूछे गए और जिनके जवाब उन्होंने नहीं दिए, उसके कारण हो। कुल मिलाकर ये एक जो ऑरा बना रखा था, जो हनक बना रखी थी, जो इकबाल था, उसमें पिछले 12 साल में पहली बार कहीं ना कहीं कमी दिखी, या फिर उसमें दरारें पड़ती दिखाई दी। 9वां, जनजी के साथ जिस ढंग से लोगों के रिएक्शन आए जनजी आंदोलन को लेकर, उससे लगा कि 12वें साल में पहली बार जो बीजेपी के वोटर रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ निराशा, कुछ हताशा, कुछ नाउमीदें दिखाई देने लगी हैं, जो खुलकर लोग एक्सप्रेस करने लगे हैं। कम से कम बीजेपी के 3 नेताओं की बेटियों ने तो खुलकर इस नाराजगी को साफ तौर पर सामने ला ही दिया। 10वां, आरएसएस से तनातनी की खबर 12वें साल में बहुत ज्यादा आई।
राम मंदिर के जो ट्रस्ट का मामला है उसको लेकर भी चीजें सामने आई। तो ये पहली बार हुआ। इससे पहले खट्टा मीठे संबंध हैं, ये सारी खबरें पहले आती रही हैं। 11वां राहुल गांधी का उभरना। राहुल गांधी एक मजबूत नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उभर कर सामने आए। पूरे विपक्ष में देखा जाए कोई एक नेता जो सख्त अंदाज में, आक्रामक अंदाज में, बिना डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, एनडीए की सरकार को अपने निशाने पर लेता है, ऐसा 12वें साल में पहली बार लगातार देखा गया। 11वें साल में भी राहुल गांधी ने कुछ हमले किए थे जब से वो एलओपी बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन पहली बार वो सततः, जैसे इस बार लोकसभा में उन्होंने अपने भाषण में जैसे 3 बड़ी बातें कही, और वो भी अधूरे भाषण में 3 बड़ी बातें कही। पहला वो स्टूडेंट बनाम इडियट बनाम अंधभक्त वाली व्याख्या की। दूसरा, साफ साफ कहा कि आरएसएस शिक्षा मंत्रालय चला रहा है, आरएसएस का एक ओएसडी है जो शिक्षा मंत्रालय में बैठता है, उसके हाथ में कमान है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो जेनजी पर बर्बरता हुई उसका हुक्म, उसकी जवाबदेही अमित शाह पर बनती है, अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए। और अमित शाह ने पैलेट चलाने का हुक्म दिया था, नहीं दिया था तो वो बताएं, और अगर नहीं उनको जानकारी थी तो वो इस्तीफा दें। ऐसा पहली बार आक्रामक रुख दिखाया। 12वें साल में ऐसा हुआ कि अपोजिशन को बीजेपी ने फोड़ने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुई। टीएमसी को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे की टूटी हुई पार्टी को फिर से तोड़ा गया, लेकिन विपक्ष फिर, जैसे वो रहते हैं ना हाइड्रा, उसकी तरह फिर उभर कर सामने आ गया। फिर लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान पहले कहा जा रहा था छितरा जाएगा विपक्ष, सरकार रौंदती हुई चली जाएगी, डीलिमिटेशन और तमाम बिल पास करा देगी। ऐसी नौबत आती हुई अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके साथ बड़ा सवाल उठ रहा है कि शायद 12 साल में पहली बार हुआ होगा जब वंदे मातरम जैसा बिल, जिसमें हिंदुत्व का भी शामिल था तत्व और राष्ट्रवाद के तत्व भी शामिल थे, और ऐसा सुनहरा मौका प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने छोड़ दिया, और दोनों सदन में ना तो बिल प्रस्तुत करते हुए, ना बहस में शामिल होते हुए, ना बहस का जवाब देते हुए नजर आए। ये एक बड़ी अनोखी बात है जो बहुत सारे सवाल उठाती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दोनों भाई सदन से गायब क्यों हैं, दोनों को किस बात का डर है, क्या कुछ बड़ा किया जा रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा हो सकता है। मंत्रिमंडल में नए सिरे से पुनर्गठन, फेरबदल, संगठन में भारी पैमाने पर फेरबदल, युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश, हो सकता है 2 मुख्यमंत्री, हो सकता है 4 मुख्यमंत्री, हो सकता है 5 मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं, लेकिन इससे जनजी के जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, इससे किसानों की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, इससे मध्यम वर्ग की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।